इस सुत्तर काम न करने वाली और हमेशा रील स्क्रॉल करने वाली जेनजी जनरेशन ने तो नेपाल में सरकार ही गिरा दी और जितना हम उनको शाना समझते हैं उन्होंने दिखा दिया कि उससे कहीं ज्यादा समझदार है। और जिस तरह से नेपाल की वीडियोस आ रही हैं अब कि किस तरह से वहाँ के जो युवा हैं वो पूरे देश को संवार रहे हैं, फिर से पहले जैसा लीक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे देखकर तो और भी दिल पिघल जाता है। लेकिन कई ऐसी घटना हुई है इससे पहले जिसका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, जैसे कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर के घर को आग लगा देना जिससे उनकी वाइफ की डेथ हो जाती है, और इसके अलावा उन बच्चों का बलिदान जो इस प्रोटेस्ट में मारे गए। और इसका दुख शायद इस जेनजी जनरेशन को भी जरूर होगा। लेकिन एक चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इतनी यंग जनरेशन ने एक 73 ईयर ओल्ड फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की जी को पीएम चुना। यानी इससे ये साबित होता है कि ये जो जनरेशन है ये एक्सपीरियंस को भी वैल्यू करना बहुत अच्छे से जानती है। 5000 से ज्यादा लोगों से जब वोट दिया गया तो सबसे ज्यादा वोट सुशीला कार्की जी को ही मिले। लेकिन क्यों बनी सुशीला कार्की जी युवाओं की पहली पसंद, जबकि उनके हस्बैंड ने एक प्लेन हाईजैक किया था एक बार और सुशीला कार्की जी एक बार खुद जेल जा चुकी है। आगे इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे इन युवाओं के बीच में इतनी क्रांति उत्पन्न हुई कि इन्होंने पूरी की पूरी सरकार गिरा दी प्रोटेस्ट करके, तो वो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सुशीला कार्की जी जो 73 ईयर की है और फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है नेपाल की, लेकिन शायद कई लोग ये नहीं जानते कि इसके अलावा भी सुशीला कार्की जी ने अपनी ग्रेजुएशन इंडिया से कंप्लीट की। 1975 में सुशीला कार्की जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में इंडिया से की थी। सुशीला कार्की जी सिर्फ फॉर्मर चीफ जस्टिस ही नहीं बल्कि वो लेखक भी हैं। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं। पहली थी न्याय जो उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, और दूसरी है कारा जिसमें उन्होंने महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में, उन पर होने वाले अत्याचारों और जेल में रहने वाली जो महिलाएं हैं, जो कैदी महिलाएं हैं, उनके एक्सपीरियंस को इस किताब में उकेरा है। और ये एक्सपीरियंस उन्हें तब मिला जब वो खुद जेल में बंद थी। जी हाँ, 1990s में एक बार सुशीला कार्की जी को जेल भेज दिया गया था। हुआ ये कि उस टाइम पे नेपाल में पंचायती राज का शासन था और जितने भी लोग थे वो इसके खिलाफ थे। बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, क्रांतिकारी जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन जो सरकार की तरफ से आदेश था कि कोई भी अगर ऐसा आंदोलन करते दिखे तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाए। अब सुशीला कार्की जी जो थी वो कॉलेज लाइफ से ही छात्र आंदोलन में हमेशा सक्रिय रही। इस आंदोलन में जब वो आई तो 1990s में उन्हें विराटनगर जेल में डाल दिया गया। वहां उन्होंने जो महिलाओं की स्थिति देखी, कैदी महिलाओं की, तो उन्हीं के एक्सपीरियंस को उन्होंने इस उपन्यास में उतारा जिसका नाम था कारा। सुशीला कार्की जी के जो हस्बैंड थे दुर्गा प्रसाद सुवेदी जी, वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 1970s में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलनों में वो सक्रिय थे और उस टाइम पे एक बार ऐसा हुआ कि उन्हें बहुत बड़ा फंड की जरूरत पड़ी इस आंदोलन को चलाने के लिए, लगभग 30 लाख रुपयों की। तो सुवेदी जी ने ये प्लान बनाया कि वो प्लेन हाईजैक करेंगे और उन्होंने रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक प्लेन हाईजैक कर भी लिया। उसमें हमारे देश की एक मशहूर अभिनेत्री उस वक्त की माला सिन्हा जी भी ट्रैवल कर रही थी और इसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में भी लिखा था 2018। तो इस तरह के आंदोलनकारी परिवार से जुड़ी हुई हैं सुशीला कार्की जी। सुशीला कार्की जी जेनजी की तो पहली पसंद बनी, लेकिन सरकार की आंखों का कांटा जो है वो हमेशा से बनी रही। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए अपने चीफ जस्टिस के टाइम पे जो सरकार को कभी पसंद नहीं आए। जो पहला फैसला उन्होंने लिया वो था नवराल सिलवाल केस। नवराल सिलवाल जो आईजी थे, उन्होंने जो है पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ कि सरकार आईजी के पोस्ट के लिए मेरिट लिस्ट के हिसाब से नहीं बल्कि अपने पसंदीदा शख्स को ये पोस्ट दे रही है। सरकार का जो पसंदीदा शख्स था वो था जय बहादुर चंद। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया तो उस वक्त जो जज थी वो सुशीला कार्की जी थी। उनके सामने जब ये मामला आया उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की तो उन्होंने ये फैसला सुनाया कि आईजी की पोस्ट के लिए मेरिट के हिसाब से ही पोस्ट जो है वो दी जानी चाहिए जो मिली नवराल सिलवाल को। अब उस वक्त नेपाली कांग्रेस और माओवादी संगठन की सरकार थी नेपाल में। उन्होंने जो है इनको ये जो फैसला था वो पसंद नहीं आया और उन्होंने सुशीला कार्की जी पे महाभियोग डाल दिया। महाभियोग का मतलब होता है कि किसी जो सरकारी कर्मचारी है अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से हटाना। लेकिन कोई भी इल्जाम सुशीला कार्की जी पे सरकार साबित ही नहीं कर पाई और जो उनका फैसला था वो भी जज का तस्वीर। दूसरा जो कड़ा फैसला था जो सुशीला कार्की जी ने सरकार के खिलाफ लिया वो था पॉलीमर बैंक नोट का।
एक्चुअली उस वक्त की नेपाली सरकार और बैंक ने एक सौदा किया था विदेशी कंपनी से पॉलीमर बैंक नोट छापने के लिए। पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है कि काफी ड्यूरेबल होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। काफी जो कंट्रीज हैं पॉलीमर बैंक नोट छापती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इंडिया जो है वो पॉलीमर बैंक नोट नहीं छापती है, वो जो है कॉटन पेपर का ही यूज करती है बैंक नोट के लिए अभी भी। तो उस वक्त जब ये सौदा हो रहा था तो इस सौदे में शुरू से ही उंगलियां उठाई जा रही थी। एक तो उसमें ट्रांसपेरेंसी को लेकर, ऊपर से उसमें करप्शन बहुत ज्यादा था। फिर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस की बेंच थी उसकी हेड थी सुशीला कार्की। उन्होंने जब पूरी जांच पड़ताल की तो पाया कि वाकई में जितने भी आरोप हैं वो बिल्कुल ठीक है सरकार पर। उन्होंने जो है सीधा आदेश दे दिया कि जो भी इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं, खासकर सरकारी लोग, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। तो सुशीला कार्की जी ने जितने भी फैसले लिए वो थे तो सरकार के खिलाफ, लेकिन रहे वो हमेशा देश के हित में। और इसीलिए जेन जी की पहली पसंद बनी सुशीला कार्की जी। उनके जितने भी कड़े फैसले थे वो हमेशा देश के हित में रहे और आगे भी जेन जी यही चाह रही है कि जो भी फैसले लिए जाए वो नेपाल की प्रगति के लिए ही लिए जाए। कई जेनजीज को इस तरह के बैनर लेते हुए भी दिखाई दिया कि उन्हें वापस से राजशाही चाहिए, ना कि ये डेमोक्रेसी, क्योंकि 17 साल की डेमोक्रेसी में नेपाल में 13 बार सरकार बदली और उन्हीं कुछ 2-4 लोगों के बीच में सरकारें जो है वो बनती बिगड़ती रही और इन्होंने जो है बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार नेपाल में फैलाया, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट जो है उन लोगों को झेलना पड़ा। पर आगे मैं यही आशा करती हूँ कि नेपाल में जो है स्थिति स्टेबल हो और उनकी जो है प्रगति आगे जो है बढ़ती रहे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही जो आपकी कमेंट्स हैं नेपाल को लेकर वो जरूर दीजिए। धन्यवाद।